नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन में फिर से मैं महेंद्र चौधरी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति के इस विषय की श्रृंखला में। राजस्थान के लोक देवता अध्याय पर अपनी चर्चा जारी थी और आज इसी चर्चा को अपन और आगे बढ़ाना चाहेंगे। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं में पिछले क्लासेज में अपन ने राजस्थान के 5 पीर पढ़े थे और 5 पीर के अलावा एक लोक देवता अपन ने पढ़े थे मल्लीनाथ जी। वहां तक का सफर अपन ने तय किया था। आज जो और महत्वपूर्ण लोक देवता जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं लोक देवता पर आगे बढ़ेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। आशीष जी, वीरेंद्र सिंह जी, भूरा राम जी, मंगल सिंह जी, सभी प्यारे साथियों को, कृष्णा राम जी, विजय शेखावत जी, पूजा शर्मा जी, रोहतास यादव, अशोक मीना, सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। दोस्तों, अब जो फटाफट से मैंने अपन ने पढ़ा है पिछली 4 क्लास में, उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूं 2 मिनट में और फटाफट से आप भी साथ के साथ पूर्ण मनोयोग के साथ उसको सुनिएगा। राजस्थान में कुल 5 पीर, 5 पीरों में सबसे बड़े लोक देवता यानी सबसे बड़े पीर, पीरों के पीर रामसा पीर। रामदेव जी का प्रमुख पूजा स्थल रोणेचा। रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य होता। पाबू जी की आराधना में थाली नृत्य होता। मेहा जी मांगलिया की सवारी किरण काबरा। हड़बू जी सांखला की सवारी सियार। मल्लीनाथ जी जो है उन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ये सारी बातें अपन पिछली क्लास में कर चुके थे। आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण लोक देवता जिनका नाम है तेजा जी। आज अपन जिस लोक देवता पर चर्चा करेंगे उन लोक देवता का नाम बताओ क्या है भाई? तेजा जी। दोस्तों, तेजा जी के बारे में सबसे पहले मैं साबांदे जानकारी लिखूंगा, वो आपको साथ के साथ नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद तेजा जी की पूरी कथा को देखेंगे। देखिएगा तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जो जन्म होता है, तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल चतुर्दशी, साथ के साथ बनाते रहना है। माघ शुक्ल चतुर्दशी। जन्म स्थान कहां पर है? तो जन्म स्थान है तेजा जी का, दोस्तों ध्यान रखना, खरनाल। और खरनाल बताओ कहां पर है भाई? नागौर में खरनाल गांव है। और ये खरनाल गांव बताओ जिला कहां पर पड़ता है? नागौर में। नेक्स्ट है पिताजी। इनके पिता का नाम तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़ जी। दोस्तों, तेजा जी की माता का नाम था रामकुंवारी। तेजा जी की माता का नाम था रामकुंवारी। तेजा जी की पत्नी थी पेमल दे। तेजा जी की पत्नी पेमल दे। और पेमल दे जो है ये रहने वाली थी पनेर। और पनेर बताओ कहां पर पड़ता है? अजमेर। और पनेर अजमेर में रायचंद्र जी मोथा की पुत्री थी। रायचंद्र जी की पुत्री जिनका नाम था बताओ क्या? पेमल। इसके अलावा तेजा जी की बहन, तेजा जी की 2 बहनें थी। एक का नाम था राजल जिनका ससुराल था दोरई अजमेर, नाथू जी सिया के साथ विवाह हो रखा था। और एक का नाम है बूंगरी माता जिनका मंदिर वर्तमान में नागौर में बना हुआ है। बूंगरी माता ये तेजा जी की 2 बहनें हुआ करती थी। बोलो तेजा जी महाराज। गोपाल सिंह जी कह रहे बिल्कुल सही है, ये तो अजमेर में है ना शायद? सर ये तो अजमेर में है ना? क्या है अजमेर में? पनेर है अजमेर में, ध्यान रखना। तेजा जी खरनाल नागौर में है। नेक्स्ट देखिएगा तेजा जी के बारे में। तेजा जी की जाति क्या थी? तेजा जी जाति से जाट थे। तेजा जी का गोत्र क्या था? तो तेजा जी का गोत्र था धोलिया। मित्रों, तेजा जी जो गोत्र हो गया धोलिया। तेजा जी की सवारी, और तेजा जी की जो सवारी है वो तेजा जी की सवारी थी घोड़ी अपने लिल्लन। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लिल्लन या इसी का नाम था सिनगारी। चाहे आप लिल्लन बोल दो चाहे सिनगारी बोल दो, एक ही बात है। तेजा जी की जाति हो गई जाट। तेजा जी के गुरु का नाम गुसाई नाथ जी। बताओ तेजा जी के गुरु का नाम क्या हुआ करता था भाई? तेजा जी के गुरु का नाम था गुसाई नाथ जी। मित्रों, तेजा जी का जो खेत होता है, तेजा जी के खेत को खाबड़ा कहते हैं। बताओ तेजा जी के खेत को क्या कहते हैं भाई? खाबड़ा कहते हैं। सर इनके पिता का नाम बक्सराम है, रोहतास जी नहीं है। इनके पिता का नाम ताहड़ जी धोलिया है। इनके पिता का नाम क्या है बेटा? ताहड़ जी धोलिया। आप चिंता मत करो, मैं तेजा जी को अच्छी तरीके से जानता हूं, आप चिंता मत करो। ताहड़ जी
धोलिया इनके पिता का नाम है, माता राम कुंवारी है, पत्नी पेमल दे है, बहन राजल या बोंगरी माता है, जाति जाट, गोत्र धोलिया, सवारी लीलन, गुरु गुसैनाथ जी और खेत खाबड़ा कहलाता है। जल्दी से ये उतारिएगा, उसके बाद तेजा जी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अभिषेक गोस्वामी कह रहा मेरा भी नाम लो। अभिषेक जी आ गए आपका नाम, चिंता मत करो। क्या कह रहे हैं? शोलदड़ा में आपने तेजा जी का, आपका कमेंट स्पष्ट नहीं दिखा, आपने मामादेव का मंदिर शोलदड़ा में बताया। जी हाँ बिल्कुल सही है, शोलदड़ा सीकर। यहां तक उतारिएगा जल्दी से। बाबू जी के लिए थाली डांस, हाँ थाली डांस होता है, बिल्कुल उतार लिया। हाँ तो ये तेजा जी का साधारण परिचय था दोस्तों। अब देखो तेजा जी जो है वो, तेजा जी ने ऐसा कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया था जिसके कारण तेजा जी लोक देवता के रूप में पूजे गए? तेजा जी का वो कौन सा उल्लेखनीय कार्य था जिसके कारण ये लोक देवता के रूप में पूजे गए? देखिएगा होता क्या है, ध्यान से तेजा जी की पूरी कथा समझना, आसानी से तेजा जी समझ में आएंगे। तेजा जी का विवाह हुआ था दोस्तों पेमल के साथ। तेजा जी का विवाह बताओ किसके साथ हुआ था भाई? पेमल। और तेजा जी और पेमल का जब विवाह हुआ था तब तेजा जी बिल्कुल अल्प आयु में थे, इसीलिए कहते हैं कि पीड़ा पोतड़ा परणायो कुंवर तेजारे, यानी जो पीड़ा पोतड़ा करता था बाल्य अवस्था में, जो बालकों को जो वस्त्र पहनाए जाते हैं उनको पीड़ा पोतड़ा कहते हैं। तो पीड़ा पोतड़ा परणायो कुंवर तेजारे, यानी तेजा जी का विवाह अल्प आयु में हुआ था और ये विवाह किया था पेमल के मामा, और पेमल के मामा और तेजा जी के पिताजी ने ये सगाई की थी, दोनों ने मिलकर रिश्तेदारी की थी। यानी इस विवाह में पेमल के पिताजी का कोई ज्यादा अहम योगदान नहीं था। पेमल के मामा ने पेमल का विवाह तेजा जी के साथ करवा दिया। ठीक है, विवाह हो गया, लेकिन क्या पेमल का ससुराल आना जाना था? क्या नहीं। प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि राजपूताना में विवाह तो अल्पायु में कर देते थे, लेकिन जब लड़की वयस्क होती, लड़की ससुराल जाने योग्य लड़की की आयु होती, तभी लड़की को ससुराल भेजते थे। यानी पेमल अभी ससुराल, पेमल का आना जाना नहीं है, पेमल अपने पीहर पनेर में रहती है। कालांतर में ऐसी घटना घटित हो जाती है कि तेजा जी के पिता का नाम ताड़ जी, तेजा जी के पिता ताड़ जी और पेमल के मामा दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और दोनों पक्षों में तलवारें चल जाती है। यानी तेजा जी के पिता और पेमल के मामा दोनों में बोलचाल बंद हो जाती है और पेमल के मामा ने कहा कि आज के बाद पेमल खरनाल नहीं आएगी। इस बात से ताड़ जी बड़े नाराज हो जाते हैं और ताड़ जी अपने घर वालों को सख्त आदेश दे देते हैं कि पेमल के बारे में तेजा जी को कोई नहीं बताएगा। तेजा जी का विवाह तो अल्पायु में हुआ है और अब घर वालों को यह आदेश दे दिया गया है कि पेमल की जानकारी तेजा जी को नहीं होनी चाहिए। पेमल के बारे में तेजा जी को कोई जानकारी नहीं थी, पेमल का खरनाल आना जाना बंद था। अब होता क्या है दोस्तों, तेजा जी की आयु 12, 13, 15, 18, 20 साल हो जाती है, लेकिन तेजा जी को लीलन के बारे में, तेजा जी को पेमल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तेजा जी लगभग 30 साल के हो गए, तेजा जी के पिताजी का देहांत भी हो गया, लेकिन तेजा जी को अब भी पेमल के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अपना भी विवाह हो रखा है क्या पेमल के साथ। मित्रों, एक दिन की बात है, तेजा जी अपने खेत पर सुबह जल्दी कृषि कार्य करने के लिए जाते हैं। 5-6 बजे कृषि कार्य करने के लिए जाते हैं और 5-6 बजे से 12-1 बज जाते हैं। खेत पर लगातार तेजा जी कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन तेजा जी के घर से अब तक तेजा जी के लिए खाना नहीं आया है। आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे से कठोर परिश्रम कर रहा है और 12-1 बजे तक खाना नहीं आएगा, पेट में भूख तो लगेगी और भूख लगेगी तो गुस्सा भी आएगा। तेजा जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, बोला 12-1 बज गई, ये कोई टाइम है कि अभी तक खाना नहीं आया। 2 बज गई। अंत में 2 बजे तेजा जी की भाभी का नाम था रत्नी, तेजा जी की भाभी रत्नी तेजा जी के लिए खाना लेकर के आती है, भाभी यानी भौजाई। और 2 बजे जब रत्नी खाना लेकर आती है तो तेजा जी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे और तेजा जी ने रत्नी को मित्रों 2-4 खरी सुना दी। बोला ये कोई टाइम होता है क्या, ऐसे कोई खाना आता है क्या, सुबह से मैं कुछ नहीं खाया पिया, ये वो फला करके तेजा जी ने 5-7 बातें रत्नी जो है
है उनको सुना दी, लेकिन रत्नी भी कोई कम नहीं है, रत्नी भी कोई कम नहीं है। रत्नी भी तो किसकी भाभी है, रत्नी भी तो तेजा जी की भाभी है। रत्नी ने जैसे ही खरे खरे शब्द सुने, रत्नी ने तुरंत रिप्लाई दिया कि तेजा जी इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, टाइम तो लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको एक दो रोटी चाहिए। मन पीस्यो मन पोयो मन को तो रांझो खाटो खींचड़ो कुंवर तेजा रे। बोला एक दो रोटी का कोई काम तो है नहीं, काफी खाना बनाना पड़ता है, आटा भी पीसना पड़ता है। उस समय आटा पीसने के लिए चक्कियां हुआ नहीं करती थी, महिलाएं गट्टी से आटा पीसती थी। रत्नी ने तुरंत रिप्लाई दिया। तेजा जी को रत्नी के ये बोल कलेजे पर लगते हैं। एड़ा काई कड़वा बोल बोलिया बाबज मारिए, यानी तेजा जी को ये शब्द, तेजा जी को शब्द चुभ जाते हैं। रत्नी भी कोई कम नहीं है। रत्नी ने कहा कि तेजा, अगर इतना समय पे आपको ब्रेकफास्ट चाहिए, इतना समय पर अगर आपको लंच चाहिए, समय पर डिनर चाहिए, तो आप पेमल को लेकर के आ जाइए। यानी रत्नी को घरवालों ने स्पष्ट रूप से मना कर रखा है कि पेमल के बारे में तेजा जी को कोई जानकारी नहीं देनी है। फिर भी रत्नी ने गुस्से में, रत्नी के मुख से पेमल शब्द निकल जाता है। जैसे ही पेमल शब्द तेजा जी को सुनता है, तेजा जी के सीने में अपने बिजली कड़कती है। तेजा जी अपनी भाभी के पास जाते हैं और कहते हैं रत्नी को, वो इज पेमल, रत्नी बता पेमल कौन है। रत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि अपने को ये नाम कितना भी गुस्सा आ जाए लेना नहीं चाहिए था। मित्रों, तेजा जी रत्नी से पास में बैठ करके पूरी की पूरी जानकारी पेमल के बारे में जुटा लेते हैं। पेमल की पूरी जानकारी बता देती है रत्नी। कहती है कि आपका अल्पायु में विवाह हुआ था, ये वो, पेमल पनेर में रहती है। और पूरी जानकारी जुटा करके तेजा जी रत्नी को कहते हैं कि रत्नी ठीक है, अब तेजा समय पर खाना खाएगा। एड़ा काई कड़वा बोल बोलिया बाबज मारिए, तेजो तो जिमे लो फलका परणी के हाथ का। तेजा जी ने कहा कि अब जो है तेजा तो खाना खाएगा परणी के हाथ का, यानी पेमल के हाथ का। ऐसा कहते हुए तेजा जी वहां से गुस्से में मित्रों खेत से रवाना हो जाते हैं बिना खाना खाए। जिस बैलों से वो अपना कृषि का कार्य कर रहे थे, उन बैलों को भी आजाद कर देते हैं और बैलों को कहते हैं कि हरियो हरियो घास चरजियो बेलिया मारा रे, पानीड़ो पीजो थे गेण तालाब को। यानी तेजा जी अपने बैलों को आजाद करते हैं और कहते हैं कि हरियो हरियो घास चरजियो बेलिया मारा रे, पानीड़ो पीजो थे गेण तालाब को। बैलों को कह रहे हैं कि बैलों, आज से तुम आजाद हो। तेजा पेमल को लाने के लिए जा रहा है, जब तक तुम घूमो, हरा हरा घास खाओ, बढ़िया सरोवर का पानी पियो। ऐसा कहकर के तेजा जी घर पर आ जाते हैं। घर पर तेजा जी ना धो करके तैयार होकर के लीलन घोड़ी पर सवार होकर के पेमल को लाने के लिए पनेर अजमेर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब पनेर अजमेर की तरफ जिस समय तेजा जी रवाना हो रहे होते हैं, उस समय तेजा जी की माता रामकुमारी आती है और रामकुमारी कहती है कि तेजा जी आज वार ठीक नहीं है, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, दिशा भी विपरीत है। तेजा जी ने कहा कि सूर्य जिस दिशा में निकलते हैं वहां पर दिशा और दशा दोनों ठीक हो जाती है। सूर और वीर कभी दिशा और दशा को नहीं मानते। तेजा जी ऐसा कहते हुए मित्रों ग्रीनलैंड सुपरफास्ट पर सवार होकर के पनेर अजमेर की तरफ कूच कर जाते हैं। देखिएगा आगे क्या घटना घटित होती है। तेजा जी लीलन पर सवार है और लीलन 160-180 की स्पीड से दौड़ रही है पनेर अजमेर की तरफ और लीलन घोड़ी जो है शाम को 6-6:15 बजे लीलन घोड़ी पनेर गांव अजमेर में प्रवेश करती है। मित्रों, पनेर गांव में जब लीलन प्रवेश करती है तो घोड़ी के पांवों की आवाज इतनी जोर की थी, 2-2 किलोमीटर तक घोड़ी के पांवों की आवाज सुन रही थी। मित्रों, आपको पता है शाम के समय गांवों में महिलाएं गायों का, भैंसों का दूध निकाल रही होती है। 6-6:15 बजे गोधूली वेला में महिलाएं गायों और भैंसों का दूध निकाल रही होती है। आप मुझे बताओ, जिस समय महिलाएं गायों और भैंसों का दूध निकाल रही होती है, अगर उस समय उस पशु के पास में कोई जोर की आवाज आती है तो पशु एक जगह खड़ा रहेगा या पशु इधर उधर भागेगा? स्वाभाविक सी बात है, पशु इधर उधर भागने लग जाएगा। तेजा जी की सास का नाम था बोदल दे। जिस समय तेजा जी पनेर में प्रवेश कर रहे हैं, अपने ससुर जी के घर जा रहे हैं, उस समय इनकी सास बोदल दे एक गाय का दूध निकाल रही थी। तेजा जी के लीलन घोड़ी के पांवों की आवाज से ये गाय इधर उधर भागने लगती है और भागते
भागते एक लात बोदल दे के मुख पर मार देती है। एक लात ये गाय बोदल के मुख पर मार देती है। जब ये लात गाय बोदल के मुख पर मारती है तो बोदल खुश होती है या नाराज होती है? बोदल नाराज होती है और बोदल गुस्से में आकर के एक शब्द बोल देती है कि ये कौन आया है, ऐसा कौन है इसको काला नाग डसे। इधर से तो तेजा जी का लीलन घोड़ी से उतरकर अपने ससुर जी के घर में एंट्री करना होता है और उधर से अनजाने में इनकी सास बोदल दे कह देती है कि ये कौन आया है, इसको काला नाग डसे। मित्रों, तेजा जी को ये शब्द कांटे की तरह सीने में चुभ रहे थे। तेजा जी ने कहा कि मैं 30 वर्ष पश्चात ससुराल आया और ऐसे कड़वे शब्दों से मेरा सत्कार हो रहा है। तेजा जी गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, घर के अंदर एंट्री तक नहीं करते और वो यहां से वापस अपने गांव खरनाल के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि तेजा जी इतने कठोर शब्द नहीं सुन सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि कड़वा कड़वा बोल लागे सुरारे कालजे। तेजा जी मित्रों वहां से रवाना हो जाते हैं। बोदल दे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बोदल ने कहा कि ये तो अपने पावना है, पावना को मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन बोदल भी क्या कर सकती थी, उसने अनजाने में बोला। मित्रों, तेजा जी गुस्से से यहां से वापस रवाना होते हैं। इस बात की सूचना पेमल को लग जाती है। पेमल को पता लगता है कि तेजा आया है, लेकिन तेजा जी ने अपनी माता के कड़वे शब्द सुन लिए और तेजा जी अब रुकने वाला नहीं है। मित्रों, तेजा जी की पत्नी पेमल की एक बेस्ट फ्रेंड, एक सहेली थी जिसका नाम था लाछा गुजरी। पेमल तुरंत लाछा गुजरी को बुलाती और कहती है कि लाछा, जैसे तैसे करके तेजा जी को मना, तेजा जी को रोक, उनको समझा, उनके गुस्से को शांत करवा। मित्रों, लाछा गुजरी तेजा जी के पास आती और कहती है कि तेजा जी आप कहां जा रहे हैं? तेजा जी ने कहा कि मैं तो 30 वर्ष बाद ससुराल आया था और आज ससुराल वालों ने इतने मीठे शब्दों से, इतने खतरनाक शब्दों से मेरा स्वागत किया, मैं ऐसे घर में कदम भी नहीं रखूंगा। लाछा ने कहा कि आप आज रुक जाइए, रात का समय है, कहां जाएंगे? आप मेरे घर पर शरण ले लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, आई रियली रिक्वेस्टेड यू। ये लाछा गुजरी ने बताओ किसको कहा? अपने तेजा जी को कहा। तो लाछा गुजरी की बात मानते हुए तेजा जी रात्रिकालीन विश्राम कौन सी गुजरी के घर पर करते हैं? लाछा गुजरी। अब देखिएगा क्या होता है। लाछा गुजरी की घर पर तेजा जी रात्रिकालीन विश्राम कर रहे हैं। उसी रात दोस्तों एक घटना घटित होती है कि लाछा गुजरी की जो गायें हैं, लाछा गुजरी की जो गायें हैं वो मेर के मीणा चुरा लेते हैं। आप कहेंगे ये मेर के मीणा का क्या तात्पर्य है? मेर के मीणा का अर्थ है दोस्तों ब्यावर अजमेर के आसपास का क्षेत्र मेर क्षेत्र कहलाता। वहां पर जो मीणा जाति निवास करती है वो मीणा जाति लाछा गुजरी की गायें रात्रिकालीन समय में चुरा लेती है। जिस रात्रि तेजा लाछा गुजरी के घर पर विश्राम कर रहे थे, मित्रों नया सुबेरा आया, पक्षियों के चंचनाट सुनकर के लाछा गुजरी नींद में से जगती है, अपनी गायों के संभालने के लिए जाती है, लेकिन लाछा गुजरी के होश उड़ जाते हैं। जिस स्थल पर उनकी गायें बंदी थी, गायें गायब थी, लाछा गुजरी जुरजुर रोने लगती है। इस रोने की आवाज सुनकर के तेजा लाछा के पास जाता है और तेजा जी कहते हैं कि लाछा, वो इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या हुआ बताइए, आप रो क्यों रही है? लाछा ने कहा मेरी गायें चोरी हो गई और बिना गायें तो मैं जी ही नहीं सकती। ऐसी बात लाछा गुजरी तेजा जी को कहती है। तेजा जी ने कहा लाछा तू मस्त रहे, तेजा आया है, आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी गायें मैं आजाद करवा करके अभी ऑन स्पॉट लेकर आता हूं। मित्रा लाछा गुजरी को ढांढस बंधा करके तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार हो जाते हैं और मेर के मीणाओं पर धावा बोल देते हैं। लाछा गुजरी की गायें आजाद करवाने के लिए मेर के मीणाओं पर धावा बोल देते हैं। अब देखना, पनेर से तेजा जी लीलन पर सवार होकर के सीधे जाते हैं मेर के मीणाओं पर आक्रमण के लिए। मेर के मीणा और तेजा जी के बीच 1160 विक्रम संवत की बात है। यहां पर से अपने गांव पड़ता है मंडावरिया। मंडावरिया नामक स्थान पर मेर के मीणा और तेजा जी के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। बताओ युद्ध वाला स्थान कौन सा है? मंडावरिया नामक स्थान पर तेजा जी और मेर के मीणाओं के बीच युद्ध लड़ा जाता है लाछा गुजरी की गायों को लेकर। इस युद्ध में वीर तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायें आजाद करवा करके मेर के मीणाओं को एक
एक तरफा मुकाबले में मेर के मीणाओं को पराजित किया और एक तरफा मेर के मीणाओं को पराजित कर करके लाछा गुजरी की गायें तेजाजी आजाद करते हैं। मंडावरी का युद्ध तेजाजी जीतते हैं। लाछा गुजरी की गायें लेकर के तेजाजी वापस पनेर आ जाते हैं। पनेर आकर के तेजाजी जो है ये गायें लाछा गुजरी को सुपुर्द कर देते हैं। अब लाछा गुजरी को जब गायें सुपुर्द कर दी जाती है, लाछा गुजरी अपनी गायों को सहलाती है और सहलाने के पश्चात लाछा गुजरी पुणे रोने लग जाती है। तेजाजी ने पूछा, लाछा क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या घटित हो गया, अब क्यों रो रही हो? लाछा ने कहा कि तेजा, मेरा कान्या केरड़ा पीछे रह गया है और मैं तो कान्या केरड़ा के बिना जी ही नहीं पाऊंगा। मेरा कान्या केरड़ा पीछे रह गया है और मैं तो कान्या केरड़ा के बिना जी ही नहीं पाऊंगा। मित्रों, तेजाजी ने कहा कि कान्या केरड़ा भी आजाद करवा करके लाऊंगा। कान्या केरड़ा का अर्थ क्या होता है? राजस्थान में जिस व्यक्ति या जिस पशु की एक आंख फूटी होती है उसको काना या कान्या कहते, और केरड़ा का अर्थ होता है गाय का बछड़ा, यानी जिस ऐसा बछड़ा जिसकी एक आंख फूटी है वो कान्या केरड़ा पीछे रह गया है। लाछा गुजरी कह रही है वो मेर के मीणाओं के पास रह गया है, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। तेजा ने कहा कि लाछा तू मस्त रे, मैं तो कान्ये केरड़े को आजाद करवा करके लाता हूं। मित्रों, तेजा जी लीलन घोड़ी पर सवार होते हैं और वापस मेर के मीणाओं पर आक्रमण के लिए जाते हैं, क्योंकि तेजा जी को कान्या केरड़ा क्या करवाना है? आजाद करवाना है। मित्रों, तेजा जी मेर के मीणाओं पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक गांव आता है। उस गांव का नाम था सेंद्रिया। ये वर्तमान में पड़ता है मित्रों मसूदा पड़ता है अजमेर में। तेजा जी जब वापस कान्या केरड़ा को आजाद करवाने के लिए जा रहे थे तो सेंद्रिया गांव से गुजर रहे थे। उस समय तेजा जी की नजर पड़ती है कि एक काला सांप अग्नि में जल रहा है। एक सांप काला सांप अग्नि में जल रहा है। तेजा जी ने सोचा, रे सर्प बेचारा जल करके राख हो जाएगा। तेजा जी अपनी घोड़ी को इस आग के पास ले जाते हैं और अपने भाले से इस सांप को अग्नि से बाहर फेंक देते हैं। अग्नि से बाहर फेंक करके इस काले सांप का प्राण बचा लेते हैं। मित्रों, इस काले सांप का नाम बासक बताया जाता है, यानी बासक नामक सर्प के प्राण तेजा जी बचा लेते हैं। जैसे ही इस बासक नामक सर्प के प्राण तेजा जी बचाते हैं तो बासक बड़ा क्रोधित हो जाता है। बोला, तेजा जी आपने इतना बड़ा पाप क्यों कर दिया, इतना बड़ा दुस्साहस क्यों कर दिया? तेजा जी ने कहा, रे मेरे देव, मैंने क्या पाप कर दिया, मैंने तो तुम्हारे प्राण बचाए हैं। बासक ने कहा कि तेजा, ऐसी गलती आपको नहीं करनी थी। मैं इस पृथ्वी का अंतिम काला नाग था। अगर आज जलकर के राख हो जाता, अगर आप जलकर के राख हो जाता तो आज के बाद इस धरती पर काले नाग नहीं होते। मेरे वंशजों को धरती पर भटकना नहीं पड़ता। मेरे पूरे वंश को, मेरी पूरी जूनी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अब आपने मेरे प्राण बचाए हैं तो मेरा वंश भी बढ़ेगा। मेरा वंश बढ़ेगा तो वंश धरती पर भटकेगा, लोगों को डंसेगा, और ये पाप तेजा आपने अनजाने में किया है, इस पाप का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसी बात तेजा जी को बासक सांप कहता है। बासक सांप को तेजा जी कहता है, बता क्या दंड देना है? बासक ने कहा कि मैं आपको डंक मारूंगा, मैं आपको दंश करूंगा। तेजा ने कहा कि बासक, आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आपसे डंक मरवाऊंगा, लेकिन पहले कौन सा केरड़ा आजाद करवाऊंगा? कान्या केरड़ा आजाद करवाऊंगा। अगर मेरे प्राण भी निकल गए तो तेजा जाट का वचन है कि तुमसे इसी स्थान पर मिलने आऊंगा और डंक मरवाऊंगा, लेकिन पहले नहीं मरवाऊंगा, पहले कान्या केरड़ा आजाद करवाऊंगा। बासक तेजा जी के वचन से प्रभावित होता है। बासक कहता कि जा तेजा, पहले कान्या केरड़ा आजाद करवा, उसके बाद अपन दोबारा से मीटिंग करेंगे, दोबारा से मुलाकात करेंगे। मित्रों, बासक को तेजा जी पुनर्मिलन का वचन दे करके यहां से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मेर के मीणाओं पर आक्रमण करते हैं। मंडावरिया नामक स्थान पर दोबारा युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में मेर के मीणा इस बार तेजा जी को मजा चकाने के लिए जगह जगह गात लगा करके बैठे थे। इस बार तेजा जी ने जैसे ही मीणाओं पर धावा बोला, ये मेर के मीणा तेजा जी को चारों तरफ से घेर करके एक के बाद एक तीर चलाते हैं और तेजा जी का पूरा शरीर छलनी कर देते हैं। तेजा जी के शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जहां पर तीर ना लगा हो, पूरा शरीर तीरों से बींध दिया जाता है। तेजा जी गंभीर घायल हो जाते हैं, शरीर लहू लुहान
तन रक्त रंजित खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन तेजा हार नहीं मानता। अंत में मेर के मीणाओं को गंभीर घायल अवस्था में भी पराजित करके कान्या केरड़ा आजाद करवाता है। इस केरड़े को अपनी घोड़ी लीलन पर तेजा जी बिठा करके सीधे पनेर जाते हैं और पनेर जाकर के लाचा गुजरी को ये कान्या केरड़ा सुपुर्द करते हैं और लाचा को कहते हैं कि लाचा जी तू अब जी भर के जी, ये ले तुम्हारा कान्या केरड़ा, अब आप मस्ती से रहिए। लाचा ने कहा कि तेजा जी आप गंभीर घायल है, आप बैठिएगा, मैं आपके लिए मरहम पट्टी लगा देती हूं। तेजा ने कहा नहीं, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मैं वासक नामक सर्प को वचन देकर आया हूं, प्रॉमिस करके आया हूं कि अगर मेरे प्राण भी निकल गए तो तुमसे एक बार मुलाकात करने जरूर आऊंगा। मित्रों, तेजा जी कान्या केरड़ा लाचा को सुपुर्द करके यहां से वापस सेंदरिया गांव में आते हैं और बासक सांप को ललकारते हैं कि आजा बासक राजा, अपना वचन पूरा करे, मैं गंभीर घायल हूं, मेरे कहीं प्राण ना निकल जाए, उससे पहले आप जो है वो मुझे डंक मारिएगा और मेरा वचन पूरा करिए। मित्रों, बासक सांप तेजा जी के हालात को देख करके कलेजा पसीज जाता है। बासक कहता है तेजा तेरे शरीर का कोई ऐसा अंग ही नहीं जो छलनी नहीं हुआ है, मैं तुझे माफ करता हूं, जा तेजा, मैं तो इसी से खुश हूं कि आपने अपना वचन पूरा किया, इतने गंभीर घायल होने के बावजूद भी आप मेरे पास आए। लेकिन बासक को तेजा ने कहा कि नहीं, मेरा वचन तो तभी पूरा होगा जब आप मुझे डंक मारोगे। मित्रों, सांपों का भी एक धर्म होता है, सांप कभी भी खून लगे स्थान पर डंक नहीं मारते। आप कभी प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, काला सांप कहीं से रास्ते से गुजर रहा है, आप सामने 2-4 खून की बूंदे गिरा दे, सांप अपना रास्ता बदल देगा। सांपों का, नागों का धर्म होता है कि वो खून से सने हुए स्थान पर डंक नहीं मारते। इस सर्प ने कहा कि तेजा हमारा धर्म है, आपके पूरे शरीर पर कोई ऐसा अंग ही नहीं है जहां खून नहीं लगा हुआ है और मैं खून पर वार नहीं कर सकता, रियली सॉरी, आप जाइए तेजा जी, अपनी जिंदगी जिए। लेकिन तेजा जी ने कहा कि बासक तेरे लिए मैंने शरीर का एक ऐसा अंग बचाया है जिस पर खून नहीं लगा हुआ है, तुझे डंक मारना पड़ेगा। तेजा जी की जिद के आगे मित्रों बासक सांप नतमस्तक होता है। तेजा जी के शरीर का वे अंग जिब्बड़ली था, जीभ था जिस पर खून नहीं लगा था। तेजा जी इस बासक सर्प को अपनी अंगुली पर, अपनी हथेली पर बिठाते हैं, हथेली पर बिठा करके इस बासक सांप से अपनी जिब्बड़ली पर डंक मरवाते हैं और अपना वचन पूरा करके इस सेंदरिया गांव से वापस ही रवाना होते हैं। और मित्रों, सेंदरिया गांव से रवाना होने के पश्चात तेजा जी सुरसुरा पड़ता है अजमेर में। यहां पर पहुंचते हैं तो इस बासक नामक काले सर्प का जहर तेजा जी के शरीर में फैल जाता है और 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर बासक नामक सर्प के द्वारा डंक मार दिए जाने के कारण तेजा जी बताओ कौन सी गति को प्राप्त होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोक देवता अपने कौन से लोक देवता थे भाई? वीर तेजा जी। ये थी तेजा जी की पूरी कथा। तेजा जी का जन्म खरनाल में हुआ, तेजा जी का विवाह पनेर में हुआ, तेजा जी ने मंडावरिया नामक स्थान पर युद्ध लड़ा, तेजा जी को सेंद्रिया नामक स्थान पर सर्प ने डसा और तेजा जी सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसे राजस्थान के वीर तेजा जी जो लोक देवता है उनकी कथा का विधि विधान से समापन होता है। अब बताओ तेजा जी की पूरी कथा समझ में आई कि नहीं आई? तेजा जी की पूरी कथा समझ में आ गई तो फिर तेजा जी से संबंधित थोड़ी लिखते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ तेजा जी की पूरी कहानी दिमाग में सेव हुई कि नहीं हुई? दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? हाँ, तेजा जी महाराज की जय हो। सुरसुरा स्थान पर वीर गति, जी हाँ बिल्कुल, सुरसुरा नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त। यहां तक की कथा जल्दी से बताओ सबको समझ में आ गई तो फिर तेजा जी से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं वो सारे फैक्ट अपन लिखवाते हैं। अब देखिएगा, किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हुई? अरे किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हुई? तेजा जी के मृत्यु के बाद पत्नी सती हुई, अपने गोगा जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हुई, पाबू जी की पत्नी सती हुई। ऐसे कई लोक देवता हैं। जय तेजल आई, प्रिंस सोन कह रहा हाँ मजा आ गया, आ गई। ये आरपीएससी बीएसटीसी में आया था। अरे बता दिया गोगा जी देवी होगा। यस सर, जय हो कैलाश चंद जी, भुंकर जी जय हो, सुबता, हाँ बिल्कुल हो गया। तो अब देखो तेजा जी जो है उनके बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको अपन लिखते हैं और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखना, मैं लिख रहा हूं क्रमबद्ध तरीके से, आप भी साथ के साथ ही उतार लेना है। दोस्तों पहला बिंदु, तेजा जी
तेजा जी ने मंडावरिया, ये मंडावरिया थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, तेजा जी ने, अब उतारना है भाई साथ के साथ, तेजा जी ने मंडावरिया, मंडावरिया बताओ कहां पर पड़ता है, अजमेर। मंडावरिया अजमेर नामक स्थान पर, अजमेर नामक स्थान पर मेर के मीणाओं को, मेर के मीणाओं को पराजित कर, पराजित कर लाछा गुजरी की गायें आजाद करवाई, लाछा गुजरी की गायें बताओ क्या करवाई भाई, आजाद। नेक्स्ट अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। सेंदरिया ये गांव पड़ता है, सेंदरिया ये वर्तमान में पड़ता है मसूदा, मसूदा पड़ता है अजमेर में, नामक स्थान पर, नामक स्थान पर तेजा जी को, तेजा जी को बासक नामक सर्प ने, बासक नामक सर्प ने दंश किया या डंक मारा। बताओ सांप का नाम क्या है भाई, सांप का नाम है बासक, सांप का नाम है बासक। नेक्स्ट विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी सुरसुरा अजमेर, सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर, सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर तेजाजी वीर गति को प्राप्त, तेजाजी वीर गति को प्राप्त। ये तीन स्थान याद रखना, मंडावरिया में युद्ध लड़ा, सेंदरिया में सर्पदंशा और सुरसुरा में वीर गति को प्राप्त। जल्दी से इसको उतारिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बंद है भाई, अभी बंद है क्या? हाँ, तो यहां तक लिख लिया। तो ये तेजाजी के बारे में 5 बिंदु अपने को याद रखने थे। तेजाजी का पहला जन्म खरनाल में, विवाह अपने ससुराल पनेर में, युद्ध मंडावरिया में, और वासक नामक सर्प ने सेंद्रिया गांव में डसा, और सुरसुरा अजमेर में इन्हें वीर गति की प्राप्ति हुई। अब देखो भाई दोस्तों, तेजाजी के बारे में और क्या क्या गुरुजी बिंदु आपको याद रखने पड़ेंगे तेजाजी के बारे में। तो ध्यान रखना, तेजाजी के बारे में 5-7 बिंदु में और लिख रहा हूं, वो आपको याद रखना है। तेजाजी की कर्म स्थली, तेजाजी की कर्म स्थली बासी दुगारी बूंदी को माना जाता है। तेजाजी की कर्म स्थली बासी दुगारी बूंदी को माना जाता है, बूंदी को माना जाता है। दोस्तों तेजाजी जो है, इन्होंने बासी दुगारी नामक स्थान पड़ता है बूंदी में, वहां पर काफी समय तक कृषि का कार्य किया था। इस कारण उनकी कर्म स्थली जो है, उनको बताओ, उनकी कर्म स्थली को बताओ क्या कहते हैं, बूंदी कहते हैं। अब देखिएगा सर, लाछा के तेजाजी की बहन का नाम क्या था? अरे हेमलता, शुरुआत में बताया हेमलता जी। तेजाजी की बहन का नाम एक राजल था, दूसरा बुंगरी था। भरत कह रहे पूजा स्थल, बता रहा हूं, सारी बातें बता दूंगा, सारी बातें बता दूंगा, चिंता मत करो। तेजाजी की तेजा अपने कर्म स्थली बासी दुगारी बूंदी।
अगला बिंदु तेजा जी के बारे में ध्यान रखना, 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी। तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी। आप जितने फैक्ट लिखवाए जाए दोस्तों, उनको साथ के साथ लिख लीजिएगा ताकि कभी दिक्कत ना आए, अच्छे नोट्स बन जाए। 2011 में तेजा जी के 5 रुपए का डाक टिकट जारी। नेक्स्ट वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश की घोषणा। बताओ तेजा दशमी के दिन कौन से अवकाश की घोषणा भाई? राजकीय अवकाश की क्या की जाती है? घोषणा। कौन सी दशमी को की जाती है भाई? तेजा दशमी के दिन। और तेजा दशमी कब आती है? तेजा दशमी आती है, अपने ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला बिंदु तेजा जी के बारे में, तेजा जी का पुजारी घोड़ला कहलाता। तेजा जी का पुजारी बताओ क्या कहलाता है भाई? घोड़ला। तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है? घोड़ला। जल्दी से लिखिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। सरसोलदड़ा में तो जुंजार जी का मंदिर है। अरे जुंजार जी का नहीं है, जुंजार जी का इमलोहा ग्राम, नीम का थाना सिक्कर में है। इमलोहा ग्राम है जुंजार जी का। अब आप ऐसे ही अपने मन से ही करोगे तो वो बात अलग है, बाकी जुंजार जी का मंदिर जो है वो इमलोहा गांव में। यहां तक लिखिएगा। पूजा जी मेला लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा सब्र रखो। तेजा जी भी पूरा थोड़ी हुआ है, पूजा जी सब लिखवा देंगे, आप चिंता मत करो, एक भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे। बस आप तो आराम से मन लगा करके पढ़ो, सारे के सारे बिंदु लिखवा दिए जाएंगे। पुजारी घोड़ला कहलाता है गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया बात। पुजारी को बताओ क्या कहते हैं भाई? पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। ये बात अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी। और वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार के द्वारा इनकी दशमी के ऊपर राजकीय अवकाश की बताओ क्या की गई थी घोषणा? दीपिका कह रही डाक टिकट क्या है? प्रदीप डांगा। दोस्तों डाक टिकट का अर्थ होता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को और प्रसिद्धि दिलाने के लिए बताओ क्या जारी किया जाता है भाई? डाक टिकट जारी किया जाता है। सर श्रेणी जुंजार है ना? हाँ है। कुछ कह रहे हैं सर फालतू कमेंट पर ध्यान मत दो। क्या करें, अपने ही साथी है, देना पड़ता है। समझ में आएंगे तो समझ जाएंगे सारे। अब सारे विद्यार्थी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हो, आपको पता है कि कौन सा कमेंट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, सब पता है। खुद समझदार बनोगे तभी तो सरकारी नौकरी लगोगे। किसी के कहने से या जबरदस्ती समझदार बनाने से सरकारी नौकरी थोड़ी लगेगी। यहां तक सबने लिख लिया तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। घोड़ला सर शोलदड़ा में है, शोलदड़ा से हूँ। इमलोहा तो जन्म हुआ जुंजार जी का। अरे जुंजार जी का मंदिर है इमलोहा में। सर देवनारायण जी पर जारी हुआ था डाक टिकट तो। अरे भावना जी देवनारायण जी की फड़ पर जारी हुआ था। और मैं तेजा जी के ऊपर लिखवा रहा हूं, देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट पहली बार जारी हुआ था। उसके बाद तेजा जी पर, रामदेव जी पर, कई लोक देवताओं पर डाक टिकट जारी हो चुका है। अब आगे बढ़ो तेजा जी के बारे में। अगला बिंदु वीर तेजा पशु मेला, यानी तेजा जी का पशु मेला कहां पड़ता है? सबसे पहले तो मैं लिखवा देता हूं तेजा जी का पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला। यह बढ़ता है दोस्तों पर्वतसर में। और पर्वतसर बताओ कहां पर पड़ता है? नागौर में। वीर तेजा पशु मेला है पर्वतसर नागौर में। कब बढ़ता है गुरुजी वीर तेजा पशु मेला पर्वतसर नागौर में? तो आपका उत्तर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी। बताओ कब बढ़ता है भाई? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कौन सी नदी के तट पर बढ़ता है? तो आपका उत्तर होगा रूपनगढ़ नदी के तट पर। बताओ कौन सी नदी के तट पर है? रूपनगढ़ नदी के तट पर यह मेला बढ़ता है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला बिंदु ध्यान रखना, ये जो है नागौरी बेलों के करे विक्रय हेतु विख्यात। नागौरी बेलों के करे विक्रय हेतु विख्यात। नागौरी बेलों के
करे विक्रय हेतु विख्यात बताओ कौन सा मेला है? ये है वीर तेजा पशु मेला, परबतसर, नागौर। नेक्स्ट अगला बिंदु ध्यान रखना, नोट लगा करके क्या ध्यान रखना है? वर्ष 2019 तक, वर्ष 2019 तक राजस्व अथवा आय की दृष्टि से, राजस्व अथवा आय की दृष्टि से, राजस्व अथवा आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्व या आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। अब क्यों वर्ष 2019 तक ही क्या है? बेचारा बेच क्या कन्या तालाब, खारिया तालाब, परबतसर में माट साहब गेना ही बेच गया बेचारा। हाँ, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लिखवा रहे हैं। वर्ष 2019 तक राजस्थान में जो है राजस्व या इनकम की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। अब क्या हुआ? अब इस मेले की इतनी इनकम क्यों नहीं रही? क्योंकि अब नागौरी बैलों के बाहर विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। नागौरी बैल बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, इसलिए बैलों की खरीद फरोख्त कम होती है। नीचे नोट लगा करके लिख सकते हो, वर्तमान में जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला भरतपुर, भरतपुर राजस्व की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला, यानी राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला वर्तमान में है जसवंत पशु मेला। यह बढ़ता है रूपनगढ़ नदी के तट पर, परबतसर में एक तालाब है उसके किनारे, खारिया तालाब के किनारे। जल्दी से यहां तक उतारो, उसके बाद जो है वो आप आगे बढ़ते हैं। कृष्ण सिंह शेखावत कह रहे कृपया गलत तथ्य नहीं बताए गुरुदेव, प्लीज चेक करे शोलदड़ा वाला। अरे क्या नाम शेखावत जी, ये शोलदड़ा वाला मैंने चेक कर लिया और कल कर लेंगे अगर आपको इतना डाउट है तो प्रमाणिक सोर्सों से, क्योंकि ये कृषि सुपरवाइजर में प्रश्न आया था और वहां पर आपको पता है कि इसका उत्तर शोलदड़ा माना गया और एक बार मान लिया तो मान लिया, फिर वही अपने को रखना पड़ेगा तथ्य। होना और नहीं होना, आप कह रहे हैं इतना कि मैं उस गांव से हूं तो एक बार इस पर और रिसर्च कर लेंगे, आप चिंता मत करो। आपको अगर ऐसा लगता है तो कल रिसर्च करके कल लाइव क्लास में अपन फिर से आपको इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तेजा जी का पुजारी कुमार होता है क्या? हाँ होता है, तेजा जी का पुजारी कुमार होता, नरेश खोकर जी। सर तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1074 में, बिल्कुल सही 1074। थान इनका पूजा स्थल 19। आज के बाद लाइव क्लास लीजिएगा, लाइव क्लास में अच्छा मजा है। राजस्व यानी संतोष कुमार जी आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से है, जल्दी से लिखिएगा। कुलदीप दान काला और बाला के देवता, हाँ लिखवा रहे हैं। तेजा जी का गीत तेजा टेर कहलाता, निशा जी तेजा टेर। सर पेमल का क्या हुआ? देव शर्मा जी सती हुई, अभी हो रही है, थोड़ा सा रुको। थान इनका पूजा स्थल, हाँ तो यहां तक लिख लिया। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों तेजा जी के बारे में। तेजा जी के बारे में अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, तेजा जी का पशु मेला तो बढ़ता है परबतसर में। तेजा जी का धार्मिक मेला कहां बढ़ता? तो ध्यान रखना, तेजा जी का धार्मिक मेला बढ़ता है दोस्तों खरनाल में, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा जी का धार्मिक मेला बताओ कहां पर बढ़ता है? खरनाल। और खरनाल तो बताओ कहां पर है रे? खरनाल तो है नागौर में। खरनाल तो क्या है? नागौर में। यहां तेजा जी का धार्मिक मेला, तेजा जी का पशु मेला परबतसर। परबतसर बताओ कहां पर है? नागौर में है। अगला बिंदु, तेजा जी का पूजा स्थल थान कहलाता। तेजा जी का पूजा स्थल बताओ क्या कहलाता भाई? थान कहलाता। तेजा जी का पुजारी गोड़ला कहलाता। तेजा जी का पुजारी बताओ क्या कहलाता? गोड़ला कहलाता। और ये गोड़ला मूलतः बताओ कौन सी जाति का होता है भाई? कुम्हार जाति का होता है। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान रखना,
तेजा जी के नाम पर एक सर्प हॉस्पिटल बनाया गया है, वीर तेजा जी सर्प चिकित्सालय। ये अगर आपसे पूछ ले कि वीर तेजा जी का सर्प चिकित्सालय कहां पर है, तो वीर तेजा जी सर्प चिकित्सालय दोस्तों बना हुआ है भावता। और भावता तो बताओ कहां पर पड़ता है? अजमेर में। भावता तो बताओ कहां पर पड़ता है? अजमेर में। एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। सागर जी कह रहे हैं धार्मिक मेला खरनाल में। हां सर, प्रतीक क्या है? अश्वरोही, हाथ में तलवार, तेजा जी का प्रतीक है। सर लोक देवता की क्लास कितने दिन तक चलेगी? 2 घंटे और लगेंगे लोक देवता में। भावता अजमेर, हां। मुख्य मंदिर खरनाल में, हां बिल्कुल खरनाल में है। तो ये बात तो हुई भाई अपने तेजा जी के पूजा स्थल और तेजा जी के मेलों के बारे में। अब देखना तेजा जी के बारे में, तेजा जी के उपनाम क्या क्या है। तेजा जी के उपनाम देखते हैं। एक तो तेजा जी को कहते हैं काला वे बाला के देव। तेजा जी को बताओ काला बाला का क्या कहा जाता है? देव। यहां पर काला शब्द का अर्थ क्या है? काला शब्द का अर्थ होता सांपों के देवता और बाला शब्द का अर्थ होता है नारू रोग। देखना प्राचीन समय में आपको पता है लोग कैंट आरओ का पानी तो पीते नहीं थे, सरोवर वगैरह से सीधा पानी पीते थे और उस पानी के साथ में कुछ कीटाणु वायरस अंदर चले जाते, जिससे व्यक्ति के शरीर पर बड़े बड़े गुमड़े हो जाते और उनको फोड़ने पर एक सफेद लार्वा जैसा पदार्थ निकलता, उसको कहते हैं नारू रोग। नारू रोग होने पर तेजा जी की तांती बांधी जाती है तो नारू रोग दूर हो जाता है। और इधर काला यानी अगर किसी को सर्प दंश कर जाए तो तेजा जी का पुजारी जो गोड़ला होता है अपने मुख से उस सांप के जेर को चूस करके बाहर निकाल देता है। ये अपने को ध्यान रखना है। नंबर 2 पर ध्यान रखना, काला बाला के देव के अलावा तेजा जी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता। बताओ कौन से जिले के प्रमुख लोक देवता? अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता बताओ किसको कहते हैं भाई? तेजा जी को कहते हैं अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता। इसका अर्थ है कि वर्तमान में तो तेजा जी सभी जगह पूजे जाते हैं, लेकिन तेजा जी के सबसे छोटे छोटे मंदिर सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो वो है दोस्तों ध्यान रखना अजमेर में। इस कारण अजमेर जिले के लोक देवता। अगला बिंदु आपको ध्यान रखना है, शहरिया जनजाति के इष्ट देव। बताओ कौन सी जनजाति के इष्ट देव भाई? शहरिया जनजाति के इष्ट देव। बताओ किसको माना जाता? तो शहरिया जनजाति के इष्ट देव तो तेजा जी को माना जाता है। और इसके बाद करसी उपकारक देवता। बताओ करसी उपकारक देवता किसको माना जाता है? तेजा जी को। कृषि उपकारक देवता का तात्पर्य यह होता है कि किसान कृषि कार्य करते समय किस देवता के गीत गाता है? तेजा जी के गीत गाता है। लेकिन ध्यान रखना नीचे नोट लगा करके, कृषि कार्य करते समय, बताओ कौन सा कार्य करते समय? कृषि कार्य करते समय, कृषि कार्य करते समय जहरीले जानवरों के दंश से बचाव हेतु, जहरीले जानवरों के दंश से बचाव हेतु, दंश से बचाव हेतु 9 गांठों वाली, 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। दोस्तों अगर कृषि में अच्छी पैदावार लेनी है तो तेजा जी के गीत गाए जाते, और जब फसलें बड़ी हो जाती है, कोई जहरीला कांटा कीड़ा इधर उधर भटकता रहता है और वो किसी कृषक को दंश ना कर दे, इसके लिए लोग तेजा जी, गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली एक राखी बांधते हैं जिसको कहते हैं गोगा राखड़ी। ये है तेजा जी के उपनाम। और इधर लिख सकते हैं तेजा जी के जो गीत हैं, उन तेजा जी के गीतों को बताओ क्या कहते हैं भाई? तेजा टेर कहते हैं। ये थे अपने प्रमुख लोक देवता तेजा जी। यहां तक उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं। तेजा जी के साथ हिरमल जी महाराज भी आते हैं क्या? हाँ, ये राखी 9 गांठों की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तेजा थारे मंदिर या बोले कोयलड़ी। वाह भाई योगेश।
अनिल कह रहा है सर तेजा जी का घोड़ला माड़ी जाति का नहीं अनिल जी, वो केवल और केवल पनेर में होता है, बाकी सब जगह कुमार जाति का। सिर्फ पीला बादला क्या है, पीला बादला कर तो होता खुशवंत जी, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग का जो समय होता है उसे राजस्थानी भाषा में कहते हैं पीला, अपने पीला बादला। तो ये थे भाई अपने तेजा जी के प्रमुख उपनाम, और तेजा जी के विधि विधान से तेजा जी का यहाँ पर बताओ क्या होता है समापन। आशा करता हूं कि लोक देवता तेजा जी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर तेजा जी नामक लोक देवता का जो है जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका विधि विधान से समापन होता। तेजा जी के बारे में याद क्या रखना है, जन्म खरनाल, धार्मिक मेला खरनाल, युद्ध लड़ा मंडावरिया, विवाह पनेर में, बासक नामक सांप ने डसा सेंदरिया में, वीर गति सुरसुरा में, कर्म स्थली बासी दुगारी, पशु मेला पर्वत सरनागौर, और वीर तेजा सर्प चिकित्सालय है भावता। बस यही तो नाम याद रखने। क्या याद रखना है, जन्म कहां पर, खरनाल, तेजा जी का जन्म। बस ये 7 बिंदु याद रख लेना, वापस रिवाइज करवा रहा हूं। तेजा जी का जन्म कहां पर, खरनाल। तेजा जी का ससुराल कहां पर, तेजा जी का ससुराल पनेर। मित्रों तेजा जी ने युद्ध कहां पर लड़ा, मंडावरिया। मंडावरिया तो बताओ कहां पर है, अजमेर। तेजा जी को सर्प ने कहां पर डसा, सेंदरिया नामक स्थान पर। मित्रों तेजा जी की वीर गति कहां पर हुई, तेजा जी की वीर गति सुरसुरा में हुई। तेजा जी की कर्मस्थली कहां पर है, तेजा जी की कर्मस्थली बूंदी में है। तेजा जी का पशु मेला कहां बरता, पर्वतसर में बरता। और तेजा जी के नाम पर हॉस्पिटल कहां पर है, तो भावता। भावता बताओ कहां पर है, अजमेर में। बस ये तेजा जी के कुछ विस्तृत जो नाम है वो अपने को याद रखने। तेजा जी से संबंधित स्थल, जन्म खरनाल, ससुराल पनेर, युद्ध मंडावरिया, सर्प ने डंसा सेंदरिया, वीर गति सुरसुरा, कर्म भूमि बूंदी, और पशु मेला बताओ अपने कौन सा है, पर्वतसर। और इनके नाम पर वीर तेजा सर्प चिकित्सालय बताओ कहां पर स्थापित किया गया, वीर तेजा सर्प चिकित्सालय दोस्तों स्थापित किया गया है भावता अजमेर में। तो ये थे भाई अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तेजा जी लोक देवता। सबसे बड़ा तेजा चौक के ब्यावर अजमेर में है क्या, हाँ गुरुजी। प्रिय अशोक गुर्जर जी सब्र रखना पड़ेगा, टॉपिक पूरा होगा तब करवाऊंगा ना। ममता कह रही मेरा कमेंट आ रहा, बिल्कुल आ रहा ममता जी। सुंडा मल्लीनाथ जी के भतीजे थे, हाँ बिल्कुल थे। कैलाश जाट कह रहा पशु मेला पूरे भाद्रपद मास में बरता है कैलाश जी पशु मेला। और बताओ जल्दी से तेजा जी से, सर ऐसा कहीं पढ़ा जाता तो अगर सिलेक्शन, ऊपर का कमेंट निकालें टेक्निकल टीम थोड़ा सा। सर मजा जी की घोड़ी का नाम, किसकी मजा जी की घोड़ी का नाम पूछ रहे हो, जय हो। यहां तक सबको समझ में आ गया। बासी गोर मेरे पास ही है सर जी, वेरी गुड। विमल कुमार जी बासी आपके पास ही है। तो ये है जय वीर तेजा जी महाराज। यहां पर जो है अपने तेजा जी का विधि विधान से समापन होता है। रजनी मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। रजनीश जी आपका क्वेश्चन सामने आएगा तो जवाब देंगे। लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, प्रत्येक कमेंट पर नजर जाना जरूरी नहीं है, इसलिए आप खुद समझदार हो, अब तैयारी करते हो। जिस भी कमेंट पर नजर पड़ती है तो मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूं। बाकी आपके कमेंट हमारे पास आ ही जाते हैं, और जिन प्रश्नों के जवाब देना अत्यंत ही जरूरी है उनके तुरंत दे दिए जाते हैं। आपको पता है फिर क्लास को भी आगे बढ़ाना होता है, सब कुछ बातें आप तो खुद समझदार हैं। अब कोई 10वीं 12वीं के विद्यार्थी तो है नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों तेजा जी के बाद अगले जिस लोक देवता के ऊपर अपन चर्चा करेंगे उन लोक देवता का नाम है तल्लीनाथ जी। बताओ अगले लोक देवता एक छोटे से लोक देवता हैं जिनका नाम है तल्लीनाथ जी। इनको ध्यान से समझना है, इनको ध्यान से समझना है। अगला बिंदु लिखिएगा। देखो तल्लीनाथ जी के बारे में, ये शेरगढ़ ठिकाना, इनके बारे में 4 लाइनें याद रखनी है जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप साथ के साथ उतार लेना। अब देखो शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के ठाकुर, शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर के ठाकुर, शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के ठाकुर, शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के ठाकुर। इनका वास्तविक नाम था गांगदेव। बताओ इनका वास्तविक नाम क्या था भाई, इनका वास्तविक नाम था दोस्तों गांगदेव। इनके पिता का नाम था बीरमदेव। बताओ इनके पिता का नाम क्या था, बीरमदेव। इनके पिता का नाम था दोस्तों बीरमदेव। अब ध्यान रखना इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ जी। इनके गुरु का नाम बताओ क्या था भाई, जालंधर नाथ जी। एक बार ये साधारण परिचय इनका उतारो, उसके बाद तल्लीनाथ जी के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें अपन लिखेंगे। जल्दी से यहां तक उतारो फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी उतार लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। गांगदेव राठौड़, हाँ भुवने सोनी बिल्कुल सही है। हाँ यहां तक उतार लिया तो अब देखो तल्ली नाथ जी के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये तो राजनीति में थे, ये तो शेरगढ़ ठिकानों के ठाकुर थे राठौड़ साहब तो, लेकिन फिर इन्होंने राठौड़ साहब के दिमाग में ऐसी कौन सी बात आई कि हमें इस राज कार्य को छोड़कर के सन्यासी बन जाना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, राजनीति छोड़ दें। अब बताओ, ये बात इनको अपने सिखाई थी अपने नाथ संप्रदाय के गुरु, जिनका नाम था जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ जी ने इनको कहा तल्ली नाथ जी को कि तल्ली नाथ जी, इस राजनीति में कुछ नहीं है, आप सन्यासी बनिए, योग करिए, साधना करिए और लोगों का कल्याण करिए। मित्रों, अपने गुरु जालंधर नाथ जी के उपदेशों से प्रभावित होकर के तल्ली नाथ जी ने इस राजनीति को अलविदा कह दिया और सन्यासी बन गए। अब ध्यान रखना तल्ली नाथ जी के बारे में, यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप उतारते रहना साथ के साथ। गुरुजी का नाम बताओ क्या है भाई? गुरुजी का नाम है दोस्तों जालंधर नाथ। गुरु जालंधर नाथ जी से प्रभावित होकर, गुरु जालंधर नाथ जी से प्रभावित होकर सन्यासी बने। बताओ क्या बने भाई? सन्यासी बने। अब सन्यासी बने तो बताओ क्या शेरगढ़ ठिकाने में निवास करेंगे क्या? नहीं। वर्तमान में इनका जो पूजा स्थल है, वो पूजा स्थल दोस्तों ध्यान रखना, पंचमुखी पहाड़ी। बताओ इनका पूजा स्थल कौन सा है? पंचमुखी पहाड़ी। और पंचमुखी पहाड़ी बताओ कहां पर है? पांचोटा गांव। और पांचोटा गांव तो बताओ जिला कहां पर पड़ता है? जालोर। तो पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, यहां पर इनका प्रमुख पूजा स्थल है दोस्तों, ध्यान रखना। अब अगला बिंदु ध्यान रखना, इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द बनता है ओरण। आपसे पूछ ले कि ओरण क्या है, परीक्षा में सीधा इतना लिख करके छोड़ दे ओरण है। ऑप्शन ए राजस्थानी फिल्म सासू मां के किरदार, महिलाओं का आभूषण, तल्ली नाथ जी मंदिर के आसपास खाली भूमि क्षेत्र। तो ध्यान रखना ओरण का अर्थ होता है तल्ली नाथ जी का जो मंदिर है, तल्ली नाथ जी मंदिर, तल्ली नाथ जी मंदिर के पास, तल्ली नाथ जी मंदिर के पास खाली से, तल्ली नाथ जी मंदिर के पास गोचर भूमि या खाली स्थान, गोचर भूमि या जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान को, रिक्त स्थान को बताओ क्या कहते हैं भाई? ओरण। यानी इनके मंदिर के पास जो भी खाली बंजर भूमि पड़ी है, जहां पर गायें चारा चरती है, उस स्थान को कहते हैं ओरण। और आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है? प्रकृति प्रेमी, या यहां पर मैं यूं भी लिख सकता हूं पर्यावरण प्रेमी लोक देवता कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रकृति प्रेमी, वे पर्यावरण प्रेमी जो लोक देवता है, उनका नाम है तल्ली नाथ जी। तो ये है, हाँ दौलत करा के रहे, बिल्कुल तल्ली नाथ मंदिर के पास खाली भूभाग, ओरण मंदिर के पास, हाँ बिल्कुल ओपन एरिया। वाह भाई गोपाल भाटी, इंग्लिश मीडियम है गोपाल, क्या बात है, क्या बात है। ओरण, वाह भाई वाह। तो ये है ओरण, ध्यान रखना। इतनी सी बातें आपको तल्ली नाथ जी के बारे में याद रखनी है। तल्ली नाथ जी का संबंध शेरगढ़ ठिकाना से था, इनका वास्तविक नाम गांगदेव था। अपने गुरु जालंधर नाथ से प्रभावित होकर के संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया और संन्यास ग्रहण करके ये पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर में आकर के तपस्या करते हैं। और इनको सबसे ज्यादा प्रकृति से लगाव होने के कारण पर्यावरण प्रेमी लोक देवता या प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहते हैं। दोस्तों, इनके मंदिर के आसपास का जो खाली क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। तो ये थे आज के अपने प्रमुख लोक देवता। एक का नाम था तेजा जी और एक का नाम था तल्ली नाथ जी। आशा करता हूं कि यहां तक के लोक देवता आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगामी लोक देवताओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों अपन अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को शुभ रात्रि, सादर वंदे, राम राम।